आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत बार पहले भी आ चुका है, और इस शब्द का मतलब क्या होता है, जब एक ही स्थान पे अलग अलग जाति के जीव देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता के नाम से जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। संरक्षण शब्द का मतलब भी जानते हैं, बचाना। ये जो जैव विविधता है, इसको बचा के रखना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन, संरक्षित करके रखना। जैव विविधता को बचा के रखना क्यों जरूरी है, तो ये हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अगर कोई भी जीव उसमें से खत्म हो जाता है तो दूसरे को क्या करता है, दूसरे को हानि पहुंचाता है, मतलब वो दूसरे को भी इफेक्ट करता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए चैप्टर में पढ़ना है हम लोग जैव विविधता के बारे में और उसके संरक्षण के बारे में। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव की विविधता के लिए किया जाता है। तो पृथ्वी पर वही चीज बोला जाए, पृथ्वी पर पाए जाने पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, जितना भी प्रकार के जीव होता है, सभी के लिए यूज किया जाता है जैव विविधता शब्द। जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीव, स्पेसीज, पारिस्थितिक तंत्र, परितंत्र को अपने में समाहित करता है। जैव विविधता में सब चीज आ जाता है, ठीक है। जीन, समस्त जीन मतलब जितना भी जाति होता है, स्पेसीज होता है, या परितंत्र में जितना चीजें होता है, सब चीज इसमें आ जाता है। कक्षा 11 में आप जैव विविधता के बारे में संक्षेप में अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में जैव विविधता के विस्तृत विवरण दिया जाएगा। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्से तथा मैकमेनस ने 1980 में किया था। 1985 में W.B. रोजेन को संक्षिप्त कर नाम दिया गया। अब देखो, पहले तो शब्द का यूज किया गया था 1990 में, बाद में इसको इनके द्वारा नाम दे दिया गया W.G. रोजेन के द्वारा इस शब्द को संक्षिप्त कर दिया गया, मतलब इसके बारे में बता दिया गया। जैव विविधता दो शब्दों से बना हुआ है, जैविक मतलब जीव, और विविधता मतलब क्या होता है, अब ऐसे कि अलग अलग, मतलब अलग अलग जाति को हम लोग दर्शा सकते हैं। अलग अलग कोई भी चीज में विविधता मतलब जो अंतर देखने को मिलता है। जैव विविधता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अब कहीं पर कम होती है जैव विविधता, कहीं पर ज्यादा होती है। ये उस स्थान पर डिपेंड करता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। सामान्य व्यक्ति शायद ही यह विश्वास करे कि विश्व में 20,000 से ज्यादा ऑर्किड तथा चींटियों की जातियां हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अलग अलग ऑर्किड और चींटी का जाति दिया हुआ है कि ये लगभग 20,000 से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है इसका जाति। वैसे अगर मछलियों का जाति देख करेंगे, 28,000 मछलियों का जाति देखने को मिलता है। 28,000, सोच सकते हैं हम लोग 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20 जानते होंगे मछलियों का जाति के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए पूरा विश्व में तो 28,000 मछलियों का अलग अलग जाति देखने को मिलता है। जिन 3 लाख से अधिक बीटल एवं ब्रींग स्पीशीज होते हैं, जो उड़ने वाला ब्रींग होते हैं, वो उसका स्पीशीज का बात करेंगे तो 3 लाख से अधिक देखने को मिलता है। भारतवर्ष फसली पौधे की 167 स्पीशीज के विविधता के केंद्र होने के साथ साथ उनका प्राकृतिक आवास भी है, और इसके अतिरिक्त यह फसली पौधे को 320 जंगली संबंधियों का भी प्राकृतिक आवास है। अब देख सकते हैं भारत का अगर बात की, जैसे भारत का जो फसली पौधा होता है, वो अलग अलग कितने प्रकार के फसली पौधा यहाँ पे उगाया जाता है, तो 167 फसली पौधा उगाया जाता है। अगर जंगलों का बात करेंगे तो जंगलों में 220 प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। फसली पौधा मतलब जिससे हम लोग फसल मिलता है, जो खाने में हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो 167 प्रकार के हैं। हम लोग अगर नाम लेंगे तो कम से कम 20 से 30 बता पाएंगे, 20-30 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जंतु स्पीशीज जैसे जेबू, वाटर बुफेलो तथा ऊंट के भी विविधता का केंद्र भारतवर्ष में है। तो ये सब का भी विविधता का केंद्र पाया जाता है, जेबू का, बुफेलो का, ऊंट का,
ठीक। भारतीय फसली पौधे जैसे मक्का, आलू, तंबाकू एवं जो दिया है कुछ दिया। जंतु का बात करेंगे तो भेड़, बकरी, घोड़ा, याक, गधा, पालतू कर का द्वितीयक सेंटर है। देखो यहाँ बताया जा रहा है तो भारत के फसली पौधा भी मक्का आ जाता है, आलू आ जाता है, तंबाकू आ जाता है। वैसे ही अगर जंतु का बात करेंगे भेड़, बकरी, घोड़ा, याक, ये सब भी द्वितीयक सेंटर माना जाता है भारत का। मतलब भारत में बहुत ज़्यादा सब मात्रा में देखने को मिलता है। जैव विविधता का अगर प्रकार का बात करते हैं तो जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विलियम्स ने के द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता के लिए किया है। यह विविधता 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर जैव विविधता का बात किया जाए तो जैव विविधता को 3 प्रकार में बांटा गया है। किसके द्वारा? एडवर्ड विल्सन के द्वारा। पहला जो विविधता है वो आनुवंशिक विविधता है, दूसरा स्पीशीज विविधता, तीसरा पारिस्थितिक विविधता। तो 3 प्रकार की विविधता का बात की जाए, आनुवंशिक विविधता, दूसरा स्पीशीज विविधता, तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। आनुवंशिक विविधता मतलब क्या होता है? ऑब्वियस है कि हम लोग आनुवंशिक विविधता का बात करते हैं तो हम लोग को खुद में एक आनुवंशिक विविधता देखने को मिलता है। खुद में कहने का मतलब क्या है? हम लोग अपने पेरेंट्स के भाई जो होते हैं, भाई बहन जो होती है, उसमें खुद का अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। सब एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिक विविधता। या एक ही जीव का, जैसे मनुष्य का ही मान लेते हैं, तो इसमें सब इंसान अलग अलग दिखते हैं, तो क्या है? आनुवंशिक विविधता है। आनुवंशिक विविधता का बात करते हैं तो यह स्पीशीज के अंदर निहित जीन्स की विभिन्नता को दर्शाता है। तो ये किस कारण से विभिन्नता आता है? जो जीन होते हैं किसके अंदर? तो अब जैसे कोई भी स्पीशीज, कोई भी जाति के अंदर जो जीन होते हैं उसके कारण ये विभिन्नता देखने को मिलता है। यह एक ही स्पीशीज के समष्टियों के अंदर तथा समष्टिया के बीच विभिन्नता को अपने अंदर समाहित करता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, एक ही स्पीशीज मतलब एक ही जाति। कोई भी कुत्ता का जाति ले लो, बकरी का जाति ले लो, इंसान का जाति ले लो, सब में अपने में ही विभिन्नता देखने को मिलता है। सब कोई एक प्रकार का नहीं होता है। तो जिन स्पीशीज के आनुवंशिक विविधता अधिक पाई जाती है, इसके अंदर पर्यावरण में होने वाले बदलाव के लिए अनुकूलन करने की क्षमता अधिक होती है। अब देखो, जिसमें जीन विविधता होती है इसमें क्या देखने को मिलता है? पर्यावरण के अनुकूलन करने की क्षमता अधिक होती है। जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उस हिसाब से वो अपने आप को बदल लेते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि उसके अनुसार ढल जाना या उसके अनुसार वहाँ पे वातावरण मिल जाना। तो ये हर एक ये आनुवंशिक विविधता में ये चीजें देखने को मिलता है। आनुवंशिक विविधता का प्रयोग हरित क्रांति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। तो आनुवंशिक विविधता कहाँ पे ज़्यादा प्रयोग किया गया था? हरित क्रांति में। हरित क्रांति के बारे में बहुत बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि अलग अलग तरीकों से फसल को उपज में वृद्धि करना, उसी को हम लोग क्या कहते थे? हरित क्रांति का नाम दिए थे। ये कम ज़्यादा प्रोटीन युक्त फसल का निर्माण हो सके, कम जगहों में ज़्यादा फसल का निर्माण हो सके, तो इसको हम लोग किस प्रकार से इसका हम लोग ये सब चीज़ें कर पाए? तो आनुवंशिक विविधता के कारण ही हम लोग कर पाए थे। क्योंकि एक ही स्पीशीज के विविध किस्मों में पाई जाने वाली विविधता को पादप प्रजनन के लिए इस्तेमाल कर उत्तम किस्म का विकास करना। वही चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग सब चीज़ें पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक ही स्पीशीज मतलब धान के ही अलग अलग जाति देखने को मिलता है, तो उसके बीच में पादप प्रजनन कराया जाता है, उसके बीच में क्रॉस कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि उत्तम किस्म का हम लोग को क्या मिल जाता है? उत्तम किस्म का हम लोग को बीज मिल जाता है। प्रत्येक स्पीशीज में आनुवंशिक स्तर पर बहुत विविधता हो सकती है। तो प्रत्येक स्थिति में अगर आनुवंशिक विविधता का बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सब में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है एक ही जाति के अंदर। जैसे सर्पगंधा का पौधा भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। उन पौधों को अल्केवाइडर जैसे रिजपिंग सांद्रता तथा क्षमता में अंतर पाया जाता है। अब देखो, उसमें जो सांद्रता, उसमें जो मात्रा होता है, उसमें हर एक में अंतर पाया जाता है। कौन सा? तो सर्पगंधा के पौधा में।
इस प्रकार की विविधता आम तथा धान में भी पाई जाती है। धान का भी अलग अलग स्पेशीज पाया जाता है। आम लगभग आम का बताया जाता है कि आम में कितने किस्में हैं। तो आम का किस्में का बात करेंगे तो बताया जाता है कि भारत में आम की किस्में 1000 के आसपास है। ठीक, हम लोग 5, 6 से 7 नाम जानते हैं। ठीक, किस्में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जाती है। धान का लगभग बताया जाता है धान के कितने किस्में, तो 50,000 अलग अलग किस्में पाया जाता है। धान का 50,000 अलग अलग किस्में पाया जाता है। हम लोग बात करते हैं स्पेशीज विविधता के बारे में। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पेशीज की संख्या स्पेशीज विविधता कहलाती है। अब देखो एक ही क्षेत्र में अलग अलग स्पेशीज पाया जाता है, अलग अलग जाति पाया जाता है। स्पेशीज स्तर पर पादप प्राणियों की विविधता पाई जाती है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है और दक्षिणी घाट है, को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट का श्रेणी दिया जाता है। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में स्पेशीज पाया जाना। हॉट स्पॉट का मतलब क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के जीव पाया जाता है। उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट तो ऐसे हम लोग मोबाइल में भी जानते हैं कि हॉट स्पॉट ऑन किया जाता है। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि आसपास में बहुत सारे मोबाइल को कनेक्ट करना। उसी प्रकार से एक एरिया में जब अलग अलग प्रकार के जाति रहते हैं तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। तो भारत का हॉट स्पॉट किसको बोला जाता है, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र को और दक्षिणी घाट को। पूर्वी हिमालय क्षेत्र को, दक्षिणी घाट को। पूर्वी हिमालय क्षेत्र का मतलब क्या है, हमको पता है कि अगर भारत का नक्शा देखा जाए तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बना दिए। तो ये वाला हिमालय वाला एरिया होता है। तो पूर्वी हिमालय कौन सा पार्ट है, ये वाला, इधर वाला पूर्वी हिमालय बोलते हैं। तो इस एरिया में ज़्यादा स्पीशीज पाया जाता है, और दक्षिणी घाट, अब घाट तो दो तरफ है ना, एक इधर है और एक इधर है। तो घाट कौन सा घाट, तो जो समुद्र के किनारे होते हैं। दक्षिणी घाट कौन है, इस वाला है। इस वाला एरिया में भी ज़्यादा स्पीशीज पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट में उभयचरों की संख्या पूर्वी घाट से ज़्यादा है। अब देखो पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं, पूर्वी घाट इधर वाला एरिया को बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट में क्या होता है, तो पश्चिमी घाट में उभयचरों की संख्या ज़्यादा है पूर्वी घाट की तुलना में। किसका संख्या, तो उभयचर किसको बोलते हैं, जो जल में भी रहते हैं, जो स्थल पर भी रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर के नाम से जानते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 1.8 बिलियन स्पेशीज है। एक अनुमान लगाया जाता है कि पूरा स्पेशीज वर्ल्ड में कितना है, तो 1.8 बिलियन बताया जाता है। 1.8 बिलियन बताया जाता है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा स्पेशीज विविधता उष्णकटिबंध, विशेषता उष्णकटिबंध वर्षा वनों में पाया जाता है। अब देखो, अब ये जो सबसे ज़्यादा स्पेशीज कहाँ पे पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है, पूरा वर्ल्ड का बात हो रहा है। तो उष्णकटिबंध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, उष्णकटिबंध में पाया जाता है। देखो भारत का जो हिस्सा है, ये बीच में एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि शायद इक्वेटोरियल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऊपर लाइन होता है, एक नीचे लाइन होता है जो कि शायद 37 डिग्री ऊपर होता है। फिर एक और लाइन होता है। इसको 3 हिस्सा में बांटा जाता है। ये जो 2 लाइन के बीच में यहाँ पर दिख रहा है एरिया, इस एरिया को हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। और इसको हम लोग सबसे लास्ट वाला को हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। बीच वाला को उष्ण, हाँ, इसको हम लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब यहाँ पर थोड़ा ठंडा भी होता है, थोड़ा गर्मी भी होता है। तो उष्ण शीतोष्ण कुछ ऐसा नाम लिया जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये उष्णकटिबंध क्षेत्र इसको बोलते हैं, बीच वाला हिस्सा को। ठीक है, तो ये पूरा ये मैप है वर्ल्ड का, ये पृथ्वी है, और ये बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशीज की जाति पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पारिस्थितिक विविधता। तो पारिस्थितिक विविधता इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग इसको बोलते हैं। समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्पेशीज एक दूसरे के साथ होने वाले अतिरिक्त आपस में तथा आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है। भारतवर्ष में पारिस्थितिक तंत्र में बहुत विविधता पाई जाती है।
रेगिस्तान का बात करें, वर्षा वन का बात करेंगे, दलदल का बात करेंगे। अब देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधता देखने को मिलता है जातियों का। रेगिस्तान में ऑब्वियस है कि कम विविधता देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे जातियों की संख्या कम होती है, कुछ ही जाति वहाँ पर देखने को, कुछ ही स्पेसी देखने को मिलता है। वर्षा वन में ज़्यादा देखने को मिलता है, दलदल एरिया में भी उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, नदियों किनारे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलता है, झीलें, तो ये सब चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है और वहाँ पे उसका विविधता देखा जाए तो अलग अलग देखने को मिलता है। तो पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को क्या किया गया है, 3 हिस्सा में बांट दिया गया है। एक अल्प विविधता, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता में इसको बांट दिया गया है पारिस्थितिक विविधता को। अब ये अल्फा विविधता क्या है, तो अल्फा विविधता किसको कहते हैं, तो उन जीवों की विविधता जो एक ही समुदाय में होते हैं, उन जीवों की विविधता जो एक ही समुदाय में रहते हैं, मतलब सब मिल के रहते हैं, एक वास स्थान में पाए जाते हैं, एक ही वास स्थान में सब पाए जाएंगे, तो उसको हम लोग अल्फा विविधता के नाम से जानते हैं, एक ही समुदाय के अंदर रहते हैं। अगर बीटा विविधता का बात करेंगे, एक वास स्थान में विभिन्न समुदाय के बीच, अब वहाँ पर समुदाय अलग अलग हो जाते हैं, विभिन्न समुदाय के बीच पाई जाने वाली विविधता बीटा विविधता कहते हैं। वहाँ पे अलग अलग क्या पाया जाता है, अलग अलग समुदाय पाया जाता है, तो उसमें जो विविधता होती है उसको बीटा विविधता के नाम से जानते हैं। वासस्थान के विभिन्न स्पेसीज के बदलाव की दर बीटा विविधता में सम्मिलित होती है। जितनी ज़्यादा वासस्थान में विभिन्नता होती है उतना ही ज़्यादा क्षेत्र में बीटा विविधता होती है। अब देखो उसमें वासस्थान में जितना ज़्यादा विविधता, एक ही प्रकार का वासस्थान इसमें नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, और वासस्थान में जितना ज़्यादा विविधता देखने को मिलता है वहाँ पे और ज़्यादा विविधता हम लोग को नज़र आता है, जिसको हम लोग बीटा विविधता के नाम से जानते हैं। एक है लास्ट जो है गामा विविधता, द लैंडस्केप स्तर पर पाई जाने वाले विभिन्न विविधता को गामा विविधता कहते हैं। इस विविधता में अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की विविधता सम्मिलित हो जाती है। अब देखो इसमें दोनों प्रकार का आ जाता है, अल्फा वाला भी बीटा वाला भी, दोनों मिलाकर इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्केप स्तर, जिसको हम लोग गामा विविधता के नाम से जानते हैं। तो इस पारिस्थितिक विविधता में 3 प्रकार में इसको बांट दिया गया। अब आगे बताने की ये कोशिश किया जा रहा है कि जो जैव विविधता है उसका महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग क्या वो फायदेमंद है या किसी भी जीव जाति के लिए क्या वो फायदेमंद है, इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जैव विविधता वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं से लेकर खेतों की फसलों में तथा पालतू पशुओं में मौजूद होते हैं। जैव विविधता सब चीज़ आ जाता है, उसमें पेड़ पौधा भी आ जाएगा, जंतु भी आ जाएगा, फसल वगैरह, पालतू पशु सब जैव विविधता के अंतर्गत आता है। आदिकाल से ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ पौधे तथा पशुओं से होते आ रही है। ये चीज़ें हमको अभ्यास के देखने को मिल रहा है, हम लोग को जो भी आवश्यकता होता है उसका पूर्ति कहाँ से होता है, पेड़ पौधा से होता है, पशुओं से ही होता है। इस जैव विविधता को सुरक्षित रखना मनुष्य की पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑब्वियस है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को जीवित रखें तो अपने आप को जीवित रखने के लिए ऑब्वियस है कि जैव विविधता जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है हम लोग के लिए जो फायदेमंद चीज़ है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समानता या आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की सभी जातियाँ मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। तो कुछ ना कुछ दृष्टि से क्या होता है, या आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या सामान्य दृष्टि से देखा जाए, हम लोग दोनों के लिए क्या होता है, हम लोग जरूरी होता है। आर्थिक मतलब जो कमाने की दृष्टि से उपयोग किया जाता है विभिन्नताएं, वो चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि इनसे संकरण द्वारा नई और उन्नत किस्में बनाई जा सकती है। हरित क्रांति में अधिक उत्पादन क्षमता वाले अनाज के जनिक द्रव्य की एक ऐसी संरचना ने महत्वपूर्ण योगदान किया था। हरित क्रांति में हम लोग क्या किए, एक ऐसा अनाज का निर्माण किए है जिसमें प्रोटीन का मात्रा, ऊर्जा का मात्रा ज़्यादा मात्रा में हो और कम जगहों में ज़्यादा फसल का निर्माण हो सके, फसल का ऊंचाई ज़्यादा ना हो, हाइट ज़्यादा ना हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग हरित क्रांति के तहत हम लोग विकास कर पाए हैं। तो वन पौधों के लिए उपयोगी पौधे के बीज संकरण द्वारा नई रोग प्रतिरोधक, हाँ ऐसे भी किए है कि नई रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले भी हम लोग बीज का निर्माण किए, पौधे का निर्माण किए, इसमें बनाए रखने के ऐसे संकरण योग्य पौधे के जीन प्राकृतिक स्थानों को सुरक्षित रखते हैं, उन्हें फील्ड जीव बैंक कहा जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसे पौधे जीन प्राकृतिक स्थानों पर सुरक्षित रखते हैं, मतलब सभी प्रकार के जीवों को सुरक्षित रखते हैं।
आगे दिया हुआ है, जीन के महत्व को प्रमाणित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ओराइजा निवारा। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और वियतनाम एवं फिलीपींस में 1970 में 1,16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती ग्रासी स्टेन वायरस के कारण नष्ट हो गई थी। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, धान की खेती किया गया था, और वो कितना हेक्टेयर में धान की खेती किया गया था? 1,16,000 हेक्टेयर में धान की खेती किया गया था। किस किस देश में? भारत में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, वियतनाम में, फिलीपीन में। ये कब का बात है? 1970 का बात है। तो 1970 में ये धान की खेती किया गया था, जिसमें एक वायरस क्या किया था, ये पूरा इतना धान की खेती को नष्ट कर दिया था। कौन सा वायरस? ग्रासी स्टेन वायरस। ग्रासी स्टेन वायरस का नाम है, जो कि पूरा इसको नष्ट कर दिया था। ओराइजा निवारा में इस वायरस को रोकने की क्षमता वाले जीन होते हैं। अब ओराइजा निवारा एक जाति का नाम दिया हुआ है, जो कि इस वायरस को रोकने का क्षमता उसमें पाया जाता है। इस जीन को चावल के स्पीशीज ओराइजा सेटाइवा में हस्तांतरित किया गया, जिससे चावल के पैदावार बढ़ने में मदद मिली। अब इससे क्या हो गया कि ये वायरस को रोकने के लिए चावल के स्पीशीज में इसको क्या कर दिया गया? इंजेक्ट कर दिया गया। चावल के जीन में इंजेक्ट करने से क्या हो गया कि अब जो चावल होता है वो उस वायरस को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिससे हम लोग को फसल में नुकसान देखने को नहीं मिला। तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर एक जाति दूसरे को हेल्प कर रहा है। अगर सब विभिन्नता ऐसा नहीं पाया जाता, तो ऐसा चीज़ है कि एक जहर देने वाला है तो उसका निवारण करने वाला भी पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए सभी प्रजातियां, सभी विभिन्नता का होना आवश्यक है, हम लोग के लिए जरूरी है। आगे दिया हुआ है, इंडोनेशिया में उगने वाले काश घास में पाई जाने वाली जीन के संकरण के गन्ने में लाल विगलन बीमारी को रोकथाम की गई। अमेरिका के असीता रोग से ग्रस्त तरबूज की किस्मों को भी इस प्रकार बचा लिया गया। भारत में पाई जाने वाली जंगली तरबूज की रोग प्रतिरोधक जीन के संकरण द्वारा अमेरिकी तरबूज में समावेश कराया गया। इससे अमेरिकी तरबूज रोग मुक्त हो गया। अब यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है। अमेरिका में एक तरबूज होता है, ठीक है, वो किस रोग से ग्रसित होता है? तो असीता रोग बोलते हैं। असीता रोग से अब इसका बीमारी का इलाज कहाँ पे मिला? भारत में एक जंगली स्पीशीज तरबूज की होती है, प्रतिरोधक क्षमता उसमें पाया जाता है। उसको अमेरिका में भेज कर उससे अमेरिका का जो तरबूज रोग से झेल रहा था उसको रोग मुक्त किया गया। इसी प्रकार से हर एक बीमारी का इलाज मौजूद है। यही बस ध्यान में रखना है कि हम लोग की ये विभिन्नता का कहानी ऐसा हो पा रहा है। अगर विभिन्नता नहीं रहता था, अगर कुछ बीमारी होता तो उसका इलाज भी हम लोग के पास मौजूद नहीं होता। फसली पौधे जैसे गेहूँ, चावल, दालें, सरसों, कपास, सूरजमुखी इत्यादि के महत्व को हम भली भांति परिचित है, परंतु इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक पौधे होंगे जिसके अतिरिक्त महत्व हमें पता नहीं है। अब देखो, ये सब चीज़ें का महत्व तो हमको पता है कि धान, गेहूँ, दालें, सरसों, ये सब चीज़ का महत्व पता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे पौधा होगा, पेड़ होगा, जिसका महत्व के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होगा। ऑब्वियस ऐसा हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के पौधे को पता लगाया जाए, कहीं ऐसा न हो कि इसके पता लगाने से पूरे ही पौधे पृथ्वी के विलुप्त हो जाए। यदि पेनिसिलियम एवं एंटीबायोटिक के रूप में तथा सिंकोना से प्राप्त कुनैन के मलेरिया में उपयोग किए उपयोगिता के पता चलने से पहले ही अगर पौधे विलुप्त हो जाए तो मानव जाति के लिए क्या हो जाएगा? लाभ से वंचित रह जाएगा। अब देखो, हर एक चीज़ का इलाज रहता है। जैसे कि अगर मलेरिया का बात करें तो ये क्यूकैन होता है जो मलेरिया के इलाज में मदद करता है। ये किस पौधा से मिलता है? सिंकोना से मिलता है। वैसे एंटीबायोटिक का निर्माण पेनिसिलिन से किया गया था, ये सबको पता है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि हम लोग के पास और तो ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोग उपयोगी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग पता चल पाता है। जैव विविधता का कहानी, जितना ज़्यादा विविधता के बारे में जानेंगे उतना ज़्यादा हम लोग के लिए फायदा है, और पृथ्वी पर विविधता होना चाहिए,
तभी जाके उसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है जैव विविधता का वितरण, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।